बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया के अंदर से पास होने को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है और उसको यूज करके आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है गॉस लॉ के ज़रिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम यूज़ करेंगे और इससे हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, बी, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उस कैलकुलेशन से पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, वहां पे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डॉट एरिया वेक्टर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स बी द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड and the area vector is called magnetic flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट था, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डॉट एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और हम जानते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंड होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ में जा रही है। ठीक, अब इन लाइंस की एक डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जबकि जो एरिया मैंने अंदर रखा हुआ है दैट इज अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है। ये एरिया वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया टाइम्स द यूनिट वेक्टर, एंड दिस एन इज नॉर्मल टू द प्लेन। फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ये मेरा हाथ एक सरफेस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इधर से एक साइड से इमर्ज हो रही हैं, दूसरे साइड में एंड होंगी। तो अगर ये एरिया बिल्कुल इस तरह इसके सामने पड़ा हुआ है, तो इस एरिया का नॉर्मल जो है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। तो इस रेड वेक्टर में विच इज द यूनिट वेक्टर फॉर द एरिया, और इस ब्लू वेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है, उन दोनों में एंगल यहाँ पर 0 है, वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से पास होंगी। अगर हम इस एरिया की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो इसके अंदर से पास होने वाली लाइंस की तादाद भी चेंज होगी। तो मैथमेटिकली तो ये जो है चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, और ये फिर तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसका मैग्नीट्यूड, एक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है, दूसरा एरिया कितना बड़ा है। अगर रेक्टेंगल बड़ा बनाते हैं हम कोई, जिस एरिया के अंदर से हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, अगर वो एरिया ज़्यादा हो तो भी फ्लक्स पे असर पड़ेगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा। और तीसरा उन दोनों के दरमियान एंगल, यानी फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल, अगर ये एंगल 0 होगा, जिस तरह यहाँ पर चूंकि कास थीटा है, तो कास थीटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलती है जब थीटा 0 हो। तो B और A के दरमियान का जो एंगल है, अगर ये 0 हो तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सो थीटा जो है 0 डिग्री होगा, तो क्या होगा, फ्लक्स हमारे पास BA cos ऑफ 0 इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा BA, सिंपली उन दोनों का प्रोडक्ट। सो इट्स अ मैक्सिमम फ्लक्स। सो देन जीरो फ्लक्स,
अब अगर उस एरिया को आप रोटेट कर दें, किसी भी तरह से उसको चेंज कर दें उसकी ओरिएंटेशन, और उसका एरिया वेक्टर अब हमारे पास यूं हो जाता है अपवर्ड, जबकि फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने मैग्नेट की पोजीशन चेंज नहीं की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। अब ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइन उस एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही। मतलब ये है, अगर फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और एरिया भी मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो कोई फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास नहीं हो रही। एंड इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब फील्ड लाइंस जो कि इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, यानी वो परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में हमारे पास फ्लक्स जीरो होगा। तो इट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देन वी गेट फ्लक्स that is equal to BA cos theta, and for cos 90 we know we get 0, so it's 0. The zero flux is when the area vector is perpendicular to the field lines. Remember, यहाँ पर अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, मैं एरिया वेक्टर की बार बार बात कर रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर से मेरा मतलब ये है कि द वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। एक एरिया के दो तरह से आप वेक्टर ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम प्लेन ऑफ एरिया के साथ एंगल देखते हैं, यानी ये फॉर एग्जांपल एक प्लेट है और इस प्लेट के दो एरियाज हम इज्यूम कर सकते हैं, एक अलोंग द प्लेन, एक नॉर्मल टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन फॉर एग्जांपल मैं ये कह लेता हूँ कि प्लेन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये होगा, और एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन होता है, यहाँ पर डॉट से मैं शो करता हूं, दैट इज आउटसाइड द पेज। क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था इस कन्वेंशन के मुतालिक, जब हम किसी प्लेट से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ शो करेंगे तो उसको डॉट से शो करेंगे, और जब इनटू द पेज शो करेंगे तो उसको क्रॉस से शो करेंगे। तो इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह है, नॉर्मल टू द पेज है, इसलिए मैंने डॉट से शो किया। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि थीटा बिटवीन बी एंड ए, तो एरिया वेक्टर का मतलब है ये रेड वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। कभी कभी आप कुछ बुक्स में ये भी देखेंगे कि उन लोगों ने प्लेन के साथ एंगल बनाया है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि द फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। So when area is held perpendicular to the field lines, it means area vector is parallel to the field lines. So जब आप फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वो नॉर्मल ऑफ द एरिया की बात कर रहा है या प्लेन ऑफ द एरिया की बात कर रहा है। जब प्लेन ऑफ द एरिया किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ऑफ द एरिया उस फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि प्लेन और नॉर्मल के दरमियान खुद 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ऑफ द एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो एंगल मैं इज्यूम कर रहा हूँ थीटा, इट इज बिटवीन नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमें जीरो रिजल्ट देगा तीन वजूहात से। एक तो ये वजह है कि अगर बी को हम जीरो कर दें तो भी ये जीरो रिजल्ट दे सकता है, अगर हम कोई एरिया ही ना हो तो हम कहते हैं कि फ्लक्स जीरो है, या फिर एंगल जो है 90 डिग्री हो तब भी ये जीरो रिजल्ट दे सकता है। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट, जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स जो हैं वो अगर जीरो हो तब भी रिजल्ट जीरो होता है, उनमें से एक जीरो हो तब भी रिजल्ट जीरो होता है, या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनमें एंगल 90 डिग्री हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो रिजल्ट देता है। और चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। इसके बाद इंतहाई एक इम्पोर्टेंट टर्म इसमें है, ये जो बी है, इसको ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। उसमें हमने कहा था कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, या
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था। तो अगर इस फ्लक्स को एरिया पे डिवाइड किया जाए तो इट्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसकी तरफ हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि इसके और यूनिट्स क्या बन सकते हैं। एक यूनिट तो हमने पिछली क्लास में इसका निकाला था, और अब देखते हैं कि क्या इसका कोई दूसरा यूनिट बन सकता है या नहीं। जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इट्स द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको एरिया पे डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट क्या है? यहाँ से अब हम बी के लिए एक और यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने इसका यूनिट पढ़ा था कि एक तो टेस्ला था एंड उसकी कुछ डायमेंशंस थी, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो एक नया यूनिट हमारे पास आ जाता है एंड दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वो अगर आप देखें, चूंकि ऊपर फ्लक्स है और नीचे जो है एरिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके यूनिट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर, या ये ज्यादा बेहतर होता है इस तरह लिखे, डब्ल्यू कैपिटल लिखे, पर मीटर स्क्वायर इस तरह लिखे। ठीक है, तो ये बी के यूनिट्स हैं। दूसरा यूनिट यहाँ से आपको मिल सकता है, जो टेस्ला था, गास था, टेस्ला था, वो भी यूनिट्स हैं। एक और यूनिट यहाँ पर डिफाइन हो गया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप डायमेंशंस देखें उसकी बी की, तो बी की डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। बी की डायमेंशंस हमारे पास इस फार्मूले से फाइंड हो सकती हैं, जो पिछले केस में हमने किया था। इस फार्मूले में क्या है? ऊपर फोर्स है, नीचे करंट है और लेंथ है। तो फोर्स की जगह उसकी डायमेंशंस लिखेंगे, और फोर्स की डायमेंशंस आपको मालूम है, दैट इज एम एल टी माइनस 2, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम ए, ये एक्सेलरेशन की। और नीचे जो है करंट है, करंट को कुछ बुक्स जो है एम्पियर्स लिखते हैं डायमेंशंस में, और बाज़ लोग उसको आई भी लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, किसी भी टेस्ट में आप जाएं तो वहाँ पर ये आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर एम्पियर ऑप्शंस में गिवन है तो आप एम्पियर यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप आई यूज़ करेंगे। एंड देन लेंथ, तो चूंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए बी की जो डायमेंशंस होंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी? एम एल के ऊपर 0 हो जाएगा, क्योंकि एल और एल कैंसिल हो गए, टी माइनस 2, और एम्पियर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर माइनस 1। तो ये बी की डायमेंशंस है। अगर आप फ्लक्स की डायमेंशंस निकालना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि बी जो है फ्लक्स डेंसिटी को कहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब आप फ्लक्स की डायमेंशंस निकालना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, रिमेंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? सिंपली मल्टीप्लाई एल स्क्वायर विद द डायमेंशंस ऑफ बी। तो डायमेंशंस ऑफ बी हमारे पास क्या है? मैं इसको कलर चेंज कर लूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। डायमेंशंस ऑफ बी जो है एम, यहाँ पर एल 0 था, इसके साथ मैं एरिया की डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी उसी तरह टी माइनस 2 a minus 1. These are the dimensions of a magnetic flux. Weber की dimensions है। तो this is how you can relate Weber to the base quantities. देखिए डायमेंशंस हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि इस क्वांटिटी का बेस क्वांटिटीज के साथ रिलेशनशिप क्या है। इससे हम इसके नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की क्वांटिटी है। यूनिट्स ऑफ बी में, बाकी यूनिट्स भी मैं यहाँ पर रिमाइंड करा लूँ, एक टेस्ला था और एक गाज था, और उसको आप बिल्कुल इस फार्मूले से न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर
जो भी आप उसको यूज़ करें, इसके बहुत सारे यूनिट्स बन सकते हैं ना, तो ये बात आपके जहन में हो। टेस्ट में जो भी आ जाए, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन ए बी सी, तीनों ऑप्शन जो हैं उसमें सही वाले यूनिट्स दिए गए होते हैं, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं, जल्दी नहीं करनी। कभी कभी एंड में दिया गया होता है कि ऑल द अबव, तो सारे ऑप्शन सही होते हैं, तो इस बी के कई यूनिट्स बन सकते हैं, इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई इम्पोर्टेंट और थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है एक बेस प्रोवाइड करता है ये लॉ, एंड दैट इज़ एम्पियर्स लॉ। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गास लॉ पढ़ी थी, गास लॉ में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। गास लॉ को यूज़ करके आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के ज़रिए से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप एम्पियर्स लॉ को यूज़ करके मुख्तलिफ जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। फ़र्क इसमें यह है कि वहाँ पर हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम एम्पिरियन लूप की बात करेंगे। वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। वहाँ पर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। और इस जनरल रूल, इससे पहले एक और रूल है और एक और लॉ है बायोट सावर्ट लॉ, लेकिन चूंकि वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, बायोट सावर्ट लॉ बिल्कुल इस तरह जिस तरह कूलम लॉ है चार्जेस के लिए, और उसकी कूलम लॉ के बाद फिर हम उसका जनरल फॉर्म गास लॉ पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटिज्म में है और फिर उसके लिए हम एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं। तो जिस तरह का रिलेशनशिप कूलम लॉ और गास लॉ में है, बिल्कुल इसी तरह का रिलेशनशिप एनालॉजी आप बना सकते हैं बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ में। दोनों जो है इस तरह का रिलेशनशिप आपको देती हैं कि बी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ कंडक्टर। ये तो हम किसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जितना किसी वायर के अंदर करंट ज़्यादा होगा उतनी उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रांग होगी। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी कि जब भी किसी वायर के अंदर, और ये फाइंडिंग किसने की थी, ओरस्टेड ने की थी, कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट पास होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, तो ये बायोट सावर्ट और एम्पियर्स लॉ से हमें पता चल सकता है। तो इस लॉ में कि जितना करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी वो फील्ड स्ट्रांग होगी। दूसरा ये है कि फील्ड करीब करीब स्ट्रांग होगी, दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होती जाएगी, यानी इसका जो है डिस्टेंस के साथ उस वायर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आर है, तो ये आर के साथ इनवर्सली रिलेशन है। अगर मुझे वहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है, अगर मुझे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो वो इनवर्सली रिलेटेड होगी। उस डिस्टेंस के दूर जाऊंगा तो फील्ड कमज़ोर पड़ती जाएगी। अब मैं इसको ज़रा सा आपको दोबारा याद दिला दूँ। बड़ा सिंपल है, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस कम है तो फील्ड स्ट्रांग होगी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड वीक होगी। फिर इनको कंबाइन करके हम इस तरह लिख सकते हैं, म्यू या म्यू नॉट इज़ अ परमिबिलिटी। जिस तरह चार्जेस के केस में हम परमिटिविटी की बात करते हैं, वहाँ पर परमिटिविटी अगर हम लिखते हैं ना, थोड़ा सा मैं कूलम लॉ लिख लेता हूँ। आप लोगों को याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इसमें हम क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या इस तरह कहते हैं। या अगर गास लॉ को देखें तो वहाँ पर आप लोगों ने गास लॉ में ये पढ़ा था कि ई डॉट ए यानी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, ये एरिया आप उधर लेके जा सकते हैं
आप इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और एप्सिलॉन नॉट का एक तरह से इनवर्स सा रिलेशन बनता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी उसका नाम है, लेकिन ये फील्ड को हिंडर करता है। जब फ्री स्पेस के अलावा कोई भी अदर फील्ड हम यूज करेंगे, फील्ड कम पड़ती जाएगी। वो इस तरह से इफेक्ट करता है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कि उसमें कमी लाता है। जबकि अगर आप इसको देखें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को देखें, तो ये बी के साथ डायरेक्ट है। यानी अगर आप बी को यानी परमिटिविटी के अलावा, फ्री स्पेस के अलावा कोई भी चीज यूज करें, तब बी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सबसे कम तब होगी जब फ्री स्पेस में होगी। तो बी की वैल्यू फ्री स्पेस में कम होती है। कोई भी और मीडियम होगा तो उसकी अपनी परमिएबिलिटी होगी म्यू, और उस परमिएबिलिटी की वजह से फिर ये बी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, ये जो हम ट्रांसफार्मर्स के अंदर सॉफ्ट आयरन वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पर इसकी फ्री स्पेस के बजाय हम कोई मीडियम सॉफ्ट आयरन या इस तरह की कोई चीज़ यूज करते हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ें अब हटा दूं, ये तो सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए कि जनाब इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो हमने किया था। बहरहाल अब कोई वायर है जिसके अंदर करंट है, और उसके अराउंड मैंने कोई एक, ये जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, ये कोई लूप है। इसको हम इम्पेरियन लूप कहते हैं। इमेजिनरी एक लूप है, और इस लूप के अंदर याद रहे, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर। इसका न स्टार्टिंग पॉइंट होता है, न एंड पॉइंट होता है। जहां से शुरू होता है वहां पर वहीं पे खत्म होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह नहीं है कि एक इसका ऑरिजिन होता है और वहां से इमर्ज होती है फील्ड लाइंस, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इसका नेचर कुछ डिफरेंट है। ये जहाँ से इमर्ज होती है वहीं पे एंड अप होती है, तो आपको ये पता नहीं चल सकता कि कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये एक क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। दूसरा ये है कि अब अगर मैं चाहूँ कि इस लॉ को डिराइव करूँ कि ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है इसी केस को लूँगा और इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँगा। हम क्या करेंगे, इस पूरी पाथ के, ये इम्पेरियन पाथ या इम्पेरियन लूप जो है, इसके पेचेस बनाएंगे और हर पेच के साथ देखेंगे कि उस लेंथ के साथ फील्ड अगर पैरेलल है तो इसका आगे इफेक्ट क्या होता है। बहरहाल यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू डिराइव दिस इंपॉर्टेंट लॉ। Consider a magnetic field line around a current carrying wire as shown in the figure. एक वायर है जिसके अंदर करंट मूव कर रही, ऊपर की डायरेक्शन में करंट है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। और उसके गिर्द इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनी है, दैट इज बी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी पाथ को, ये पाथ जो है, ये जो ब्लू से शो किया गया है, ये इम्पेरियन पाथ है या इम्पेरियन लूप इसको कहते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी पाथ के लेंथ के छोटे छोटे टुकड़े करता हूं। और अगर आप इसी सिचुएशन को आप देखें, ये अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे कर लें, ये फिलहाल आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब आप क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, दोनों सूरतों में, ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। मैंने ऐसे किया है कि इसको मैंने ऐसे कर लिया है ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये वो बी है और ये क्रॉस से मैं उस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हूँ। कुछ देर पहले यही मैंने कहा है कि आप जब भी इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज की बात करेंगे किसी डायरेक्शनल क्वांटिटी की, तो उसको या डॉट या क्रॉस से शो करते हैं। डॉट होगा तो आउट ऑफ द पेज होगा, क्रॉस होगा तो इनटू द पेज होगा। तो मैं यहाँ पर उस करंट की डायरेक्शन को सिर्फ इस तरह शो कर रहा हूँ कि वो इनटू द
व्हाइट बोर्ड है। अब ये जो इसके गिर्द ब्लू है, ये उस पाथ को मैंने शो किया है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अब इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। जैसे ये एक पेज मैंने ले लिया, ये दूसरा पेज मैंने ले लिया, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, इस तरह मैं छोटे छोटे पेजेस इसके बना लेता हूं। ठीक है, आई डिवाइड द इंटायर लूप इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्शन, एंड दोज स्मॉल लेंथ्स डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, इस तरह मैं इसके छोटे छोटे डेल्टा N तक इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेता हूं, और ये देखता हूं कि यहां पर जो फील्ड लाइन है B, ये B1 है, यहां का जो है B2 है, फिर B3 है, B4, यानी हर लेंथ एलिमेंट के साथ एक स्मॉल B वेक्टर जो है बिल्कुल पैरेलल में मैं लेता हूं। मैं डेल्टा L को इतना छोटा ज्यूम कर रहा हूं कि उसके लिए B एक स्ट्रेट लाइन है, और फिर इस तरह करने से मुझे क्या फायदा होता है, मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल जाते हैं B डॉट डेल्टा L के, ऐसे एलिमेंट कि जिसमें B और डेल्टा L आपस में पैरेलल हो, और अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं भी तो वो क्या होगा, B डॉट डेल्टा L इज B डेल्टा L cos थीटा। अगर मैं L1 की बात कर रहा हूं तो ये B डेल्टा L1 cos थीटा है, अगर मैं डेल्टा L2 की बात कर रहा हूं तो ये B डेल्टा L2 cos थीटा है। तो हर पेज के लिए इस तरह होगा। थीटा मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने उस लेंथ को इतने छोटे छोटे पेजेस में बनाया है कि हर छोटे पेज के लिए B जो है वो स्ट्रेट लाइन है और उसके पैरेलल है। तो B डेल्टा L1 is B delta L1 cos theta. Cos theta is 1 because theta is assumed to be 0. So B delta L1. This is for first length. And similarly for second it is B delta L2. For third it is B delta L3. I am taking B to be same for all. Why? That is because all the points are at equal distance from the wire. और कुछ देर पहले यही बात मैंने की है कि वो चूंकि दो चीजों पे डिपेंड करता है, करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है B, और दूसरा उस वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब चूंकि न तो मैंने करंट का मैग्नीट्यूड चेंज किया है और न ही मैंने उस वायर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चेंज किया है, चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, इधर की बात करूं, जिस सेक्शन ऑफ वायर की मैं बात करूं उस सेक्शन तक चूंकि डिस्टेंस सेम है, इसीलिए वहां पर B की वैल्यू सेम होगी। इसलिए मैं उन सब के लिए सेम B इज्यूम कर सकता हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं उन सब का सबको इंटीग्रेट करूंगा, उन सब का सम लूंगा। समेशन ऑफ B डॉट डेल्टा L1, जैसे मैंने कहा B डॉट डेल्टा L1 for first page and for second B dot delta L2 and so on। उस समेशन में वही बात मैंने B सब में कॉमन ले लिया, एक जैसा है, जबकि L1, L2 अप टू Ln उन सब का सम जो है वो इधर मैंने लिखा है। अब आप जानते हैं अगर उन सारे स्मॉल स्मॉल पेजेस को मिलाया जाए तो उसे एक सर्कल बनता है। जिस तरह गॉस लॉ में हमने स्मॉल स्मॉल एरिया के टुकड़े मिलाए और उससे एक स्फीयर बना, यहाँ पर हम स्मॉल स्मॉल लेंथ के एलिमेंट्स आपस में ऐड करते जाएंगे और उससे हमारे पास एक लूप बनेगा जिसको एम्पेरियन लूप कहते हैं या इम्पेरियल पाथ कहते हैं। ये इम्पेरियन लूप जो है इसका टोटल जो लेंथ है, चूंकि ये एक सर्कल है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, बट सिमेट्री की वजह से मैं इसको सर्कुलर लेता हूं। सो इसका जो सम है उन सारे पाथ्स का, दैट इज 2 पाई r। सो समेशन ऑफ
delta L's give us the entire circumference of that path, and then we get this. यहाँ पर म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए हम इसको कर रहे हैं तो म्यू नॉट होना चाहिए, जनरल करना चाहते हैं तो सिर्फ म्यू लिखें. सो आई डिराइव इट फॉर फ्री स्पेस, सो मैंने इसको म्यू नॉट कर लिया. ठीक, यहाँ पर b की वैल्यू हमने उधर ही से पुट की है बार्ट-सावर्ट लॉ से या एम्पियर्स के उस स्टार्ट में जो हमने डिफाइन किया है, ये वहां से हमने सब्स्टिट्यूट किया है b के लिए. b इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई i डिवाइडेड बाई r. ये जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास ये चीज आ जाती है, r के साथ और 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने गॉस लॉ में किया था. So this is very general rule, and this rule is used to calculate B because of any distribution of currents, and it is analog to the Gauss law, but Gauss law is for electric fields and Ampere's law is for magnetic fields, and this is one of the Maxwell equations as well. So हम इस सारी सिचुएशन को इन अल्फाज में कंक्लूड कर सकते हैं कि द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ बी एंड लेंथ एलिमेंट्स डेल्टा एल इज इक्वल टू द म्यू टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप फॉर्म्ड बाय समेशन ऑफ डेल्टा एल. अगर तो आप गॉस लॉ सही तरह से समझ चुके हैं तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. गॉस लॉ में हमने कहा था कि the sum of all the areas multiplied with electric field give you क्या, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. बट यहाँ पर हम कहते हैं कि the sum of dot products of B and delta L, वहाँ E डॉट A था, यहाँ पर B डॉट L है, और उनका सम आप करें तो आपको ये मिलता है म्यू नॉट I. म्यू नॉट इज फॉर फ्री स्पेस and it may be different for different media. अगर आप कोई और मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो हर किसी के लिए अपना एप्सिलॉन वो होता है, म्यू होता है. और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है फ्री स्पेस के लिए. ठीक है, बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी एम्पियर लॉ को यूज़ करेंगे. इसकी बेस पे हम जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस का बी फाइंड करेंगे. कुछ 2 एग्जांपल्स भी हैं आपकी बुक के अंदर बिल्कुल इस टॉपिक के बाद, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.